हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभियान। जय जगन्नाथ। चलिए भगवान की नाम लेके आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इससे पहले भी जितने भी हम लोग क्लास बेसिक इलेक्ट्रिकल का कर लिए, तो उसमें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं व्हाट इज चार्ज, करेंट, वोल्टेज और ईएमएफ, पावर, एनर्जी है कि नहीं। मतलब जितने भी बेसिक एलिमेंट्स थे उस ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में बहुत सारे एलिमेंट्स रहता है जैसे कि एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट्स। फिर एक्टिव एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप्स का रहता है, पैसिव एलिमेंट्स भी डिफरेंट टाइप्स का रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, सो आज के क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को मैंने डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर दिया इधर। तो डिफरेंट ग्रुप में अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो एलिमेंट्स जो होता है वो जनरली टू टाइप्स का रहता है। एक होता है एक्टिव एलिमेंट, दूसरा होता है पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट क्या है, पैसिव एलिमेंट क्या है, ये तो आगे बढ़ेंगे। फिर एक्टिव एलिमेंट अगेन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू इंडिपेंडेंट सोर्स दैन डिपेंडेंट सोर्स। एक होता है इंडिपेंडेंट सोर्स, दूसरा होता है डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है ना। अब इंडिपेंडेंट सोर्स अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, आइडियल सोर्सेस, प्रैक्टिकल सोर्सेस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आइडियल करंट सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर डिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स में क्या है, VCVS मीन्स वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। फिर CCVS करेंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, देन VCCS वोल्टेज कंट्रोल करेंट सोर्स, देन CCCS मीन्स करेंट कंट्रोल करेंट सोर्स। ऐसे चार टाइप का डिपेंडेंट सोर्स रहता है, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर पैसिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट में क्या हम लोग पढ़ेंगे, बस इसमें तीन चीजें, एक होता है रेजिस्टर, देन इंडक्टर एंड लास्ट वन इज कैपेसिटर। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, पूरा एक्टिव पार्ट को कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो ये तीन चीज है ना, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये मतलब टाइम लेने वाला है क्योंकि पूरा डिटेल में जाएंगे। रजिस्टर पढ़ेंगे, उसके फार्मूला वगैरह पढ़ेंगे, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग रजिस्टर, ठीक है ना, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसी हिसाब से इंडक्टर को भी कवर करेंगे, उसके बाद कैपेसिटर को कवर करेंगे। मतलब ज्यादातर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर मतलब पैसिव एलिमेंट्स है। ओके, न्यूमेरिकल्स आएगा। लेकिन यहाँ से इस सबको भी हम लोग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगर ये नहीं समझेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है कि नहीं। तो इस क्लास में हम लोग एक्टिव पार्ट को खत्म कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में पैसिव एलिमेंट को शुरू करेंगे। ठीक है, अभी आता है एक्टिव एलिमेंट में। तो एक्टिव एलिमेंट किसको कहेंगे, नाम क्या है, एक्टिव, हमेशा एक्टिव। एक्टिव एलिमेंट किसको कहेंगे, एक्टिव एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कह सकते हैं, दैट कैन जनरेट और सप्लाई एनर्जी, दैट कैन जनरेट, रिमेंबर दिस वन, जनरेट और सप्लाई एनर्जी। मतलब किसी भी स्टूडेंट्स को, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को पूछ लो तो उसका कॉमन सा आंसर रहता है, व्हाट इज एक्टिव एलिमेंट, तो वो बोलेगा कि सर जो एलिमेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर रहा है तो उसी को हम लोग कहेंगे एक्टिव एलिमेंट। सही है, सही है। लेकिन सिर्फ जनरेट करने वाला ही एक्टिव एलिमेंट नहीं होता है, याद रखो। जो जनरेट करेगा उसको एक्टिव एलिमेंट कहेंगे, जो सप्लाई देगा, क्या देगा, ओनली सप्लाई, मतलब जनरेट नहीं करेगा लेकिन सप्लाई देगा, ऐसा कुछ चीज है क्या, है क्या, नहीं है। देखो बैटरी, बैटरी कुछ जनरेट करता है क्या, बैटरी कुछ जनरेट नहीं करता है लेकिन वो सप्लाई देता है, ये सुनो। सो बैटरी इज एन एक्टिव एलिमेंट। सो एक्टिव एलिमेंट और एक्टिव कंपोनेंट किसे कहेंगे, जो जनरेट करेगा, जो सप्लाई देगा, फिर उसके साथ साथ जो कंट्रोल करेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, दैट मीन्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करेगा उसे भी हम लोग कहेंगे एक्टिव एलिमेंट। देन एम्पलीफाई सिग्नल, जो सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, मतलब जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम लोग एम्पलीफायर लगाता है ना, ट्रांजिस्टर लगाता है ना, कोई भी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, जैसे कि मॉसफेट हो गया, बीजेटी हो गया, है कि नहीं, ओपाम्प हो गया, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट एलिमेंट्स हम लोग यूज करते हैं, तो क्या करते हैं, सिग्नल को प्रोसेसिंग करने के लिए या एम्पलीफाई करने के लिए, है कि नहीं। तो इसको भी हम लोग एक्टिव एलिमेंट हम लोग कहेंगे। ठीक है, सो ये होता है एक्टिव एलिमेंट। देन आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक्टिव एलिमेंट अगर कोई है तो उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कहूं तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स में कहूंगा पावर, सप्लाई पावर। ये पावर को सप्लाई देगा, सप्लाई पावर, मतलब ये वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट सोर्स भी हो सकता है, ठीक है, जो कि पावर को सप्लाई देगा। ठीक है, और ये बैटरी भी हो सकता है। देन दूसरा है कंट्रोल एंड एम्पलीफाई, कंट्रोल एंड एम्पलीफाई,
एम्पलीफायर मतलब ये कंट्रोल करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करेगा, या कोई भी सिग्नल को एम्पलीफाई भी कर सकता है, तो उसको भी हम लोग एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, देन तीसरा क्या है, थर्ड वन इज इट रिक्वायर पावर सप्लाई। इट रिक्वायर पावर सप्लाई मतलब ये पावर सप्लाई को रिक्वायर करेगा। पावर सप्लाई रिक्वायर करेगा मतलब क्या है सर, अगर पावर सप्लाई रिक्वायर कर रहा है मतलब ये तो एक्टिव एलिमेंट हुआ ही नहीं, ठीक है नहीं, ये भी एक्टिव एलिमेंट हो गया, क्योंकि जो जनरेट कर रहा है तो उसको तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो जनरेट कर रहा है, उसको पावर सप्लाई चाहिए क्या, नहीं, मतलब वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स अगर हुआ तो उसको नहीं चाहिए, लेकिन बैटरी हुआ तो उसको तो पावर सप्लाई चाहिए ना। अगर पावर सप्लाई नहीं देंगे तो चार्ज को स्टोर कैसे करेगा, चार्ज तब करेगा तब जाके तो तुमको सप्लाई देगा वो, है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ जो बैटरी एक्टिव एलिमेंट जिसे कहते हैं हम लोग, उसको पावर सप्लाई देना पड़ेगा, तो वो एक्टिव एलिमेंट। फिर आ जाते हैं मतलब ट्रांजिस्टर या मॉसफेट, है ना, तो इन लोग के पास कुछ है क्या, मतलब पावर को जनरेट करते हैं क्या लोग, या इनके पास कुछ पावर होता है क्या, नहीं, कुछ नहीं होता है, उनको देना पड़ेगा, ठीक है ना। देने के बाद ये कुछ सिग्नल को प्रोसेसिंग या एम्पलीफाई कर लेते हैं, तो इट रिक्वायर पावर सप्लाई, ये भी एक कैरेक्टर है एक्टिव एलिमेंट का, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आ जाते हैं एग्जांपल्स में। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो वोल्टेज सोर्स, कोई भी वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको हम लोग एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। देन कोई भी करेंट सोर्स, अगर करेंट सोर्स भी होगा तो भी हम उसको एक्टिव एलिमेंट कहेंगे, ठीक है, करेंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स। देन बैटरी उसके पास कुछ नहीं है, बस वो चार्ज स्टोर करके सप्लाई देता है, तो बैटरी, इसको भी हम लोग कहेंगे कि हाँ ये एक्टिव एलिमेंट है। देन ट्रांजिस्टर की बात करें तो आ जाता है मॉसफेट। देन आ जाएगा बीजेटी, है ना, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये सब जो होता है ना, ये भी एक्टिव एलिमेंट ही होता है, क्योंकि ये सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहे हैं लोग, ठीक है। देन उसी हिसाब से अगर बात करें तो ऑप एम्प, तो ये जितने भी मैंने लिखा ना इधर, तो ये सब क्या है, एक्टिव एलिमेंट का एग्जाम्पल ही है, ठीक है। कोई वोल्टेज या करंट को जनरेट कर रहा है, कोई जनरेट नहीं कर रहा है, सिर्फ सप्लाई दे रहा है, कोई सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है या सिग्नल को प्रोसेसिंग कर रहा है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव एलिमेंट, ओके। अब एक्टिव एलिमेंट टू टाइप्स का रहता है, क्या है ना, एक होता है डिपेंडेंट सोर्स, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट सोर्स, है ना। अब इंडिपेंडेंट सोर्स की बात कर लेते हैं। अब देखते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स क्या है। इंडिपेंडेंट सोर्स मतलब क्या है, जो किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है उसी को तो कहेंगे ना इंडिपेंडेंट सोर्स, है कि नहीं। मतलब इंडिपेंडेंट सोर्स क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वोल्टेज या करंट सप्लाई देगा, चाहे सर्किट में कुछ भी चेंज हो जाए, मतलब सर्किट का वेरिएबल्स के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। सर्किट में अगर कुछ भी चेंजेस होता है इसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इट कैन गिव फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वोल्टेज और करंट सोर्स। तो देख लेते हैं थ्योरी में क्या लिखा गया है। सो इट रिफर्स टू ए इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स दैट प्रोवाइड्स ए फिक्स्ड और डिफाइंड वोल्टेज और करंट। इट कैन गिव्स डिफाइंड वोल्टेज और करंट रिगार्डलेस ऑफ अदर वेरिएबल्स इन द सर्किट। ये किसी अदर वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए हम लोग कहेंगे इंडिपेंडेंट सोर्स। ये दो टाइप का रहता है, एक होता है आइडियल सोर्स, दूसरा होता है प्रैक्टिकल सोर्स। आइडियल सोर्स और प्रैक्टिकल सोर्स। तो आइडियल सोर्स क्या है, देख लेते हैं आइडियल सोर्स। देखो आइडियल मतलब आदर्श, जिसे आदर्श मानते हैं ना हम लोग, उसे आइडियल कहते हैं। देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर इलेक्ट्रिकल पेपर्स, कोई भी पेपर्स ले लो, कहीं पे भी आइडियल वर्ड लिखा गया है, अगर आइडियल वर्ड है तो समझ लेना कि ये कुछ नहीं, ये एक थियोरिटिकल कंसेप्ट है, मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आइडियल केस, आइडियल कोई भी चीज दुनिया में है ही नहीं, पॉसिबल नहीं है, उसको बनाना पॉसिबल नहीं है। तो आइडियल क्यों पढ़ते हैं, टू बेटर अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिकल केसेस। कोई भी प्रैक्टिकल चीज को समझने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए आइडियल केस को हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आइडियल सोर्स जो होता है वो क्या होता है देख लेते हैं। एंड आइडियल सोर्स इज अ थियोरिटिकल कंसेप्ट, लिखा है ना, थियोरिटिकल कंसेप्ट यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू रिप्रेजेंट ए परफेक्ट एनर्जी सोर्स। क्या लिखा गया है, इट्स ए परफेक्ट एनर्जी सोर्स दैट मेंटेन ए कांस्टेंट वोल्टेज और करंट रिगार्डलेस ऑफ द लोड कनेक्टेड टू इट, ठीक है। मतलब ये परफेक्ट एनर्जी सोर्स है जिसमें कुछ लॉसेस नहीं होता है, कुछ ड्रॉप नहीं होता है, कुछ नहीं होता है इसमें, जितना जनरेट करेगा उतना देगा, लोड को उतना ही पहुंचेगा, ये आइडियल केस, ठीक है। तो आइडियल के जो होता है आइडियल सोर्स, वो टू टाइप्स का रहता है, एक होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स, देन दूसरा होता है आइडियल करंट सोर्स, ठीक है। डिटेल में तो आगे पढ़ेंगे अभी। देन
आ जाते हैं प्रैक्टिकल सोर्स। प्रैक्टिकल सोर्स क्या है देख लेते हैं। ए प्रैक्टिकल सोर्स इज वन दैट कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज और करंट। यहाँ पे क्या था आइडियल केस में, इट मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज और करंट, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया, कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज और करंट। दिस दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल सोर्स और प्रैक्टिकल सोर्स। ठीक है ना, मतलब आइडियल केस में ये कांस्टेंट वोल्टेज करंट देगा, लेकिन प्रैक्टिकल केस जब आ जाता है ना, तब इट कैन नॉट, ये दे नहीं पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? ड्यू टू सम इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब प्रैक्टिकल सोर्स के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और इंटरनल लॉसेस होता है, उसी के लिए ये कांस्टेंट वोल्टेज और करंट सोर्स नहीं दे पाता है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल सोर्स ऑल्सो टू टाइप्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग, अगर वोल्टेज सोर्स की बात करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, देन आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ओके, सो पहले आ जाते हैं डिफरेंस समझने के लिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स देन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ओके, उसको समझने के लिए पहले सर्किट का डिफरेंस देख लेते हैं। आइडियल केस में क्या होता है, अगर आइडियल केस की बात करें तो ये हो गया सोर्स, कोई भी वोल्टेज सोर्स, और यहाँ पे कनेक्टेड लोड, और यहाँ पे कनेक्टेड लोड। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, अगर पॉजिटिव नेगेटिव लिखा गया है तो ये वोल्टेज सोर्स हो गया। तो ये सोर्स वोल्टेज मैंने नाम दे दिया Vs, और ये लोड टर्मिनल है जहां पे हमको मिल रहा है आउटपुट वोल्टेज V आउट, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये सर्किट हो गया आइडियल वोल्टेज सोर्स का। उसी टाइम अगर हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करें, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कैसा होता है देख लो, ये रेजिस्टेंस और यहाँ पे लगा रहता है लोड। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी वोल्टेज सोर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव, सोर्स क्या है Vs, यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने ले लिया Rs, पॉजिटिव नेगेटिव लोड टर्मिनल, V आउट, आउटपुट वोल्टेज। ठीक, ओके, देन यहाँ पे डिफरेंस पता चल गया ना। डिफरेंस क्या है, आइडियल सोर्स के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस, इस पॉइंट में कोई कुछ रेजिस्टेंस है क्या, यहाँ पे देख लो कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस इन आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, इन आइडियल केस में नो इंटरनल रेजिस्टेंस, नो इंटरनल रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट। अगर उसी टाइप इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर हम लोग Rs बोलेंगे तो Rs का वैल्यू कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 है। लेकिन वहीं उसी टाइम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करें तो Rs का वैल्यू, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है Rs, उसका वैल्यू क्या होगा, वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट। मतलब ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है ये स्मॉल अमाउंट, लेकिन जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। ठीक है, ओके, सो दिस इज द डिफरेंस सर्किट के अनुसार और थियोरेटिकल अनुसार डिफरेंस है। इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है, जीरो है आइडियल केस में, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू रहता ही है। अब देख लेते हैं यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप या पावर लॉसेस की बात कर लेते हैं। सपोज ये जो वोल्टेज आइडियल वोल्टेज सोर्स है तुम्हारे पास, अगर ये 10 वोल्ट का वोल्टेज जनरेट कर रहा है, अगर 10 वोल्ट जनरेट करेगा, वो देगा किसको, लोड को देगा। लोड कहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज। तो बीच रास्ते में कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो वोल्टेज ड्रॉप होने वाला ही नहीं है। रेजिस्टेंस होगा तभी तो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, तो रेजिस्टेंस तो जीरो है तो वोल्टेज ड्रॉप भी जीरो हो गया। तो टोटल आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट में उसी 10 वोल्ट को हमको मिल जाएगा। तो जितना जनरेट हो रहा है उतना ही वोल्टेज हमको लोड के एकरस में मिल गया, अच्छी बात है। ठीक है ना, अगर पावर की बात कर ले, पावर अगर यहाँ पे 100 वाट की पावर हम लोग दे रहे हैं, क्या ये जनरेट कर रहा है, तो उसी 100 वाट की पावर हमको आउटपुट में भी मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो लॉसेस कहां से होगा, कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। तो आइडियल की केस में जितना जनरेट होता है उतना ही लोड की एकरस में हम लोग को मिल जाता है। लेकिन उसी टाइम अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात कर लें तो सपोज यहाँ पे भी 10 वोल्ट का जनरेट हो रहा है, लेकिन 10 वोल्ट जब ये लोड की एकरस में आएगा ना, यहाँ पे करंट कितना, लेट IS करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो
इसी रेजिस्टेंस के एक्रॉस में कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज कितना ड्रॉप होता है? V इक्वल टू आई आर, तो आई एस इंटू आर एस, इतना ड्रॉप हो जाएगा। लेट सपोज इसका वैल्यू है 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट का यहाँ पे ड्रॉप हो गया। अगर 2 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा तो आउटपुट में मुझे कितना मिलेगा? 10 माइनस 2 दैट इक्वल टू 8 वोल्ट। आउटपुट में लोड के अक्रॉस में मुझे 8 वोल्ट मिलेगा, 10 वोल्ट नहीं। यहाँ पे 10 वोल्ट मिल रहा था लेकिन यहाँ पे 8 वोल्ट मिलेगा। पावर की बात कर लें, अगर यहाँ पे 100 वाट की पावर सप्लाई आ रहा है तो आउटपुट में मुझे कितना मिलेगा? देखो ये जो पावर थ्रू द रजिस्टर फ्लो करेगा, ठीक है। अगर रजिस्टर थ्रू में फ्लो कर रहा है तो पावर लॉसेस रेजिस्टेंस में होगा, कितना होगा ना? आई स्क्वायर आर लॉस, सो आई एस स्क्वायर आर एस, ये लॉस हो जाएगा। तो ये सपोज ये लॉस 10 वाट का हो गया तो आउटपुट में मुझे कितना पावर मिलेगा? 100 माइनस 10 दैट इक्वल टू 90 वाट, ठीक है। सो प्रैक्टिकल की केस में जितना जनरेट होता है उतना नहीं मिलता है, कुछ लॉसेस में जाता है ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। बट आइडियल की केस में जितना जनरेट होगा, जितना पावर सोर्स देगा उतना ही लोड के अक्रॉस में आ जाएगा, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस वैल्यू है ही नहीं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। देन आ जाते हैं हम लोग आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में। अब आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स पहले सर्किट में समझ लेते हैं, सर्किट के अनुसार। So this is your source, but this is your current source. और करंट सोर्स कैसे होता है? अगर बीच में एरो मार्क है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो वोल्टेज सोर्स है, एरो मार्क हो गया तो करंट सोर्स है, याद रखना, ठीक है। और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका है इंफिनिटी। ये लो टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव, सो आउटपुट वोल्टेज हियर वी कैन गेट एंड सोर्स वोल्टेज आई एस, ठीक है। और उसी के टाइम अगर प्रैक्टिकल सोर्स की बात कर लें तो इसका सर्किट डायग्राम कैसे होगा? जैसे होगा आई एस, so this is your internal resistance RS, okay, this is output voltage V out, or load across the voltage you can say positive negative, okay। so this is practical current source and this is ideal current source। समझ में आ रहा है कुछ डिफरेंस ये है कि आइडियल करंट सोर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है जिससे हम लोग RS बोल रहे हैं, उसका वैल्यू होता है इंफिनिटी, और यू कैन से वेरी हाई, ओके। बट इन केस ऑफ प्रैक्टिकल करंट सोर्स जो होता है ना, उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा ना, तो उसका वैल्यू कितना होगा? RS का वैल्यू, इसका वैल्यू हाई होगा, और तुम कह सकते हो लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, लार्ज अमाउंट होगा या हाई होगा, लेकिन वेरी हाई इंफिनिटिव नहीं होगा, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देख लेते हैं जो आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बीच में ये करंट का क्या चीज है। देखो अगर ये करंट सोर्स सपोज 10 एम्पियर का करंट दे रहा है, अगर 10 एम्पियर का करंट वो देगा तो ये करंट इस पॉइंट में आके देखेगा, उसके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो इंटरनल रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है और दूसरा रास्ता जा रहा है लोड की तरफ, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? इंफिनिटी है, बहुत ज्यादा है। तो इस लाइन में कुछ करंट जाए फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा, इसमें करंट कुछ भी करंट फ्लो नहीं करेगा, और सारा का सारा जो करंट है वो आ जाएगा लोड के क्रस में। तो मतलब लोड में हमको 10 एम्पियर ही मिलेगा, मतलब सोर्स कितना दे रहा है? 10 एम्पियर, लोड में कितना मिल गया मुझे? 10 एम्पियर, मतलब जितना जनरेट हो रहा है उतना मुझे मिल रहा है, लेकिन आइडियल की केस में। लेकिन प्रैक्टिकल केस में क्या होगा? प्रैक्टिकल केस में अगर 10 एम्पियर यहाँ पे सोर्स दे रहा है तो ये 10 एम्पियर इसी पॉइंट में आके देखेगा, दो रास्ते हैं, एक रास्ता जा रहा है लोड की तरफ और एक रास्ता आ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस की तरफ, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा मतलब इन्फिनिटी भी तो नहीं है, तो ज्यादा है मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट कैन फ्लो हियर। लेट्स सपोज यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, कितना? 2 एम्पियर करंट फ्लो कर गया। अगर 10 एम्पियर से 2 एम्पियर यहां से चला गया तो आउटपुट में मुझे कितना मिलेगा? 10 माइनस 2 दैट इक्वल टू 8 एम्पियर, है कि नहीं? दैट इक्वल टू 8 एम्पियर, मुझे 8 एम्पियर का करंट आउटपुट में मिलेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सोर्स है, करंट सोर्स है जिसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ड्यू टू दिस इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे कम अमाउंट ऑफ करंट मिल रहा
है कि नहीं, समझ में आ गया। और तो सेकंड थिंग्स ये है कि जब हम लोग पढ़ रहे थे वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है ना, तो ये सोर्स के साथ सीरीज में रहता है। ये सोर्स के साथ, ये देख रहे हो ना, ये सोर्स है और ये रजिस्टर है, तो वोल्टेज सोर्स और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन करंट सोर्स की केस में जो करंट का सोर्स रहता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसके साथ पैरेलली ऐसे कनेक्ट रहता है, इसके साथ पैरेलली कनेक्ट रहता है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स मतलब एक ऐसा सोर्स जो कि किसी दूसरे चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक ऐसा सोर्स जो कि किसी दूसरे पैरामीटर के ऊपर डिपेंड हो रहा है। और डिपेंडेंट सोर्स की बात करें, अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा एक सोर्स दिया गया है, ऐसे ऐसे करके दिया गया है, मतलब कुछ सर्कल को बना के नहीं दिया गया, ऐसे दिया गया है, तो समझ लेना कि ये डिपेंडेंट सोर्स है। मतलब इसी डायमंड शेप का अगर ऐसे दिया गया है तो क्या समझ लेना कि एक डिपेंडेंट सोर्स है। अगर इसी डिपेंडेंट सोर्स के अंदर अगर एरो मार्क दिया गया है तो समझ लेना कि ये एक करंट सोर्स है। अगर इसी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव लिखा गया होगा तो ये होगा वोल्टेज सोर्स। अगर एरो मार्क होगा तो करंट सोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो करंट सोर्स। हाँ, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ डिपेंडेंट सोर्स में अगर सिंबल को देखें, पहले ये देख लो, इसके अंदर क्या है, एरो मार्क है। क्या है, एरो मार्क। अगर एरो मार्क हो गया तो मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं ये करंट सोर्स ही है। ये क्या है, करंट सोर्स। लेकिन इस करंट सोर्स का वैल्यू क्या है, करंट सोर्स का वैल्यू है आई का वैल्यू कितना है, ए इंटू आई एक्स। अच्छा, आई एक्स क्या है, आई एक्स मतलब ये एक ऐसा करंट है उसी सर्किट की किसी दूसरे एलिमेंट का करंट। मतलब अगर उसी सर्किट में एक रेजिस्टर या कोई भी एलिमेंट है और इसी एलिमेंट के अक्रॉस में जो करंट फ्लो कर रहा है, लेट दिस करंट इज वैल्यू आई एक्स। मतलब ये दूसरा एलिमेंट है, दूसरे एलिमेंट के अक्रॉस में का करंट है आई एक्स। ओके, तो इस करंट सोर्स का वैल्यू कितना है, ए इंटू आई एक्स। मतलब ये जो करंट सोर्स है ना, ये इस करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब ये आई एक्स का वैल्यू वेरी होगा तो इस करंट सोर्स का वैल्यू वेरी हो जाएगा, इसीलिए इसको डिपेंडेंट सोर्स कह रहे हैं। मतलब ये सोर्स किसी दूसरे करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये दूसरे करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, करंट कंट्रोल्ड। मतलब किसी दूसरे करंट इसको कंट्रोल कर रहा है, करंट कंट्रोल्ड। और ये तो पहले से करंट सोर्स है, सो इसका नाम हो गया करंट कंट्रोल करंट सोर्स, CCCS। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग देख लेते हैं, इसमें आ जाता है सेकंड वन में भी क्या है, यहाँ पे भी करंट का सिंबल है। मतलब ये भी करंट सोर्स ही है, ये भी क्या है, ये भी एक करंट सोर्स ही है। अगर ये करंट सोर्स हो गया, लेकिन इस करंट सोर्स का वैल्यू कितना है, ए इंटू वी एक्स। मतलब वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब उसी सर्किट में अगर कोई दूसरा कुछ वैल्यू होगा, उसके अक्रॉस में वोल्टेज वी एक्स है, तो ये वोल्टेज जो सोर्स है ये इसी वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसी दूसरे एलिमेंट की वोल्टेज के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। मतलब ये वोल्टेज अगर वेरी होगा ना तो इसका भी वैल्यू वेरी हो जाएगा, ये करंट सोर्स का भी वैल्यू वेरी हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। इसको कहते हैं वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, क्योंकि ये दूसरे की वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। राइट, देन आ जाए थर्ड वन में क्या है, थर्ड वन में यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लिखा गया है। क्या लिखा है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर पॉजिटिव में नेगेटिव लिखा गया है मतलब ये हो गया वोल्टेज सोर्स, ये हो गया वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब देख लेते हैं उसका वैल्यू। इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू कितना है, ए इंटू वी एक्स। मतलब किसी दूसरे वोल्टेज के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। वी एक्स कहाँ यहाँ पे है, सो ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड, ये किसी दूसरे की वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, इसलिए वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, VCVS। ठीक है, देन लास्ट वन में आ जाता है, इसमें भी क्या है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव लिखा गया, मतलब ये हो गया वोल्टेज सोर्स। ये क्या हो गया, ये हो गया वोल्टेज सोर्स। अगर ये वोल्टेज सोर्स हो गया तो इसका वैल्यू देख लेते हैं, वोल्टेज सोर्स का वैल्यू कितना है, V = A × IX। मतलब किसी दूसरे करंट के ऊपर डिपेंड है ना, IX मतलब ये इसके ऊपर डिपेंड है, किसी करंट के ऊपर डिपेंड, इसीलिए इसको नाम क्या है, करंट कंट्रोल्ड
वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो जब हम लोग थियोरम्स वगैरह पढ़ेंगे ना, नोडल एनालिसिस में एनालिसिस पढ़ेंगे, तो उस वक्त हम लोग इस डिपेंडेंट सोर्स के ऊपर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो तभी समझ में आ जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डिपेंडेंट सोर्स के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैसिव एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास कैसा रहा? अगर तुम लोग को मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक्स माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।